स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भी राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि भी राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है उसकी सामान्यकालीन शक्ति और दूसरी होती है उसकी आपातकालीन शक्ति। यानी कि आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है, देखो अपने राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, तीन प्रकार की। आर्टिकल 352, 356 और 360। यानी कि इसमें वीडियो में हम देखेंगे कि भी राष्ट्रपति जो है वो किस प्रकार इनको लागू कर सकता है। जब लागू कर सकता है तो उसकी जो घोषणा होती है उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं और वो कितने समय तक लागू रह सकती है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन शक्ति है वो है 352। यानी 352 के जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसको किस प्रकार राष्ट्रपति जो है वो लागू कर सकता है, उसका आधार क्या है। तो यदि राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है, उसको अनुभव हो जाए, ये कब लागू कर सकता है राष्ट्रपति 352? जब अपने देश के ऊपर कोई अन्य देश आक्रमण कर दे या अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। यानी कि बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह। देखो ये जो सशस्त्र विद्रोह है, इस सशस्त्र विद्रोह में पहले क्या था, जब अपने देश के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है 1977 के अंदर, तो जनता पार्टी की सरकार ने 44 कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट करके ये प्रावधान कर दिया कि भाई आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, ये नया शब्द जोड़ा गया था इसमें। क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 के अंदर जो इमरजेंसी प्रोविंस डिक्लेयर किया था तो उसमें आंतरिक गड़बड़ी का हवाला दिया गया था। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने ये इसमें फेरबदल करके ये कहा कि आंतरिक गड़बड़ी के स्थान के ऊपर यदि देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाए और कोई चारा ना हो अन्य उसको कंट्रोल करने का, तभी राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के स्थान पर यह शब्द जोड़ा गया था, आंतरिक अशांति। और दूसरा ये कहा गया था, दूसरा ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की स्वीकृति, मंत्रिमंडल की जो स्वीकृति है वो आवश्यक है। यहां आपको ये ध्यान रखना है, पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि भी जब राष्ट्रपति इंदिरा गांधी ने मैसेज किया डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को, तो उस समय इंदिरा ने अपनी कैबिनेट सत्र को या कैबिनेट जो मीटिंग जो थी वो भी नहीं बुलाई। यानी कि अपने मंत्रियों को भी विश्वास में नहीं लिया उसने। वर्बली यानी प्रधानमंत्री के इशारे पर राष्ट्रपति ने इमरजेंसी प्रोविंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने ये कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके ये कहा, ये प्रावधान कर दिया है उसके बाद कि मंत्रिमंडल के लिखित आदेश पर ही राष्ट्रपति आर्टिकल 352 को डिक्लेयर कर सकता है। तो मंत्रिमंडल, ये शब्द जो है, मंत्रिमंडल जो शब्द है अपने देश के अंदर जो आया है संविधान के अंदर, वो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही आया है ना। पहले मंत्रिमंडल का कहीं संविधान में वर्णन नहीं था, सिर्फ ये 1977 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था तभी आया था ये मंत्रिमंडल शब्द। अब देखो क्या है कि राष्ट्रपति 352 को तभी लागू कर सकता है जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए
कि अपने देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया है या अपने देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। लेकिन जरूरी है कि 1 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति जो है उसको संसद की स्वीकृति लेना जरूरी। अब संसद की स्वीकृति के लिए क्या है उसके अंदर कि वो जब राष्ट्रपति पहली बार इमरजेंसी प्रोविंस को डिक्लेयर करता है तो वो 6 महीने के लिए लागू रहेगी। 6 महीने के लिए लागू रहेगी। पहले 3 साल था, ये एक बार वरबली का आ गया तो 3 साल, लेकिन अब मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल गई 1 महीने के अंदर उसको, लेकिन अगले यदि उसको कंटिन्यू उसको जारी रखना है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको संसद की स्वीकृति जरूरी है। और साथ के साथ यदि उसको फिर आगे उसका कार्यकाल और बढ़ाया जाना है तो 6 महीने के बाद फिर संसद की स्वीकृति जरूरी है। यानी कि जो उसको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग 6 महीने के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति होना जरूरी है, तभी वो लागू रह सकता है। यदि उसको संसद की मंजूरी नहीं मिली तो वो निरस्त हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी जो घोषणा जो है वो कैसे कर सकता है राष्ट्रपति, यानी मंत्रिमंडल के लिखित आदेश यदि 6 महीने के बाद उसको फिर लागू करना है तो फिर संसद की स्वीकृति जरूरी है, फिर लागू करना है तो फिर संसद की स्वीकृति जरूरी है। यानी कि ऐसा कर करके राष्ट्रपति जो है वो 2, 3, 4 जितना जरूरी है देश हित के लिए जरूरी लागू है उसको कर सकता है। तो 6 महीने के अंदर अंदर टाइम पीरियड के अंदर उसको संसद की स्वीकृति होना जरूरी है। फिर हम 1975 में देखें तो जो इमरजेंसी पीरियड था उस समय अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास उसकी जो जुडिशियल जो रिव्यू है या उसकी जो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसकी जो समीक्षा जो है उसका भी अधिकार नहीं था अपने सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन 1977 के बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें ये प्रावधान किया गया कि सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है क्या वो देश हित के लिए जरूरी था या कोई राजनीतिक जो या सरकार वगैरह है, दल वगैरह है, या उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए उसको यूज कर रहे हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है। ये किया गया उसके अंदर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसकी घोषणा जो है वो राष्ट्रपति कैसे कर सकता है। उसके बाद जब एक बार ये घोषणा लागू हो जाती है तो उसके प्रभाव क्या होंगे, उसकी जो घोषणा है उसके प्रभाव क्या होंगे। तो आपने ये देखना है जो ही वो घोषणा लागू हो जाती है तो जब इसका प्रभाव पड़ेगा तो सबसे पहला है आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, जो आपके मूलभूत जो अधिकार होते हैं, वो मूलभूत अधिकार जो है वो एक प्रकार से वायलेंट हो जाते हैं, उनका या वो अतिक्रमण हो जाता है। आप जैसे पब्लिक गैदरिंग वगैरह है वो आप नहीं कर सकते, आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, भाषण की जो स्वतंत्रता है वो आपकी समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपके जो कुछ राइट्स वगैरह है, जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि उनका निलंबन हो जाता है। हाँ, लेकिन आपके पास एक अधिकार वो बरकरार रहेगा, वो है आर्टिकल 20 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि जो दैहिक स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका बरकरार रहेगा और उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। तो ये है आपका आर्टिकल 21, जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका बरकरार रहेगा। बाकी जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, पब्लिक गैदरिंग का है, या आपको भाषण की स्वतंत्रता, इस प्रकार के जो सभा बुलाने का अधिकार, ये सब सारे क्या है निरस्त हो जाते हैं, निलंबन हो जाते हैं। दूसरा इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो अपने देश के अंदर एक फेडरल सिस्टम जो है वो स्थापित किया गया है और उस फेडरल सिस्टम में क्या किया गया है
कि अपने देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। तो सेंटर और स्टेट के बीच जो है वो पावर और उसका जो ज्यूरिडिकेशंस जो हैं और उसके जो फंक्शंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा निर्धारित किए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी, स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर होंगी और उनका अधिकार क्षेत्र क्या होगा, कितने कितने विषयों के ऊपर, किन किन विषयों के ऊपर वो कानून बना सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो ही एक बार आर्टिकल 52 जो है डिक्लेयर कर दी जाती है तो अपने देश का जो संघात्मक जो शासन व्यवस्था है या जो संघात्मक जो ढांचा है वो संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में तब्दील हो जाता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट उनके ऊपर भी मतलब वो जो सब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो जो विषय होते हैं, उनके ऊपर भी पावर मिल जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनका निलंबन हो जाता है, आपका जो संघात्मक ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में बदल जाता है। तो ये जो था वो आपकी घोषणा जो है उसके प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद इसके बाद हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 356 है इसके अंदर क्या होता है कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता। अभी राज्य की संवैधानिक मशीनरी की विफलता से क्या अभिप्राय है कि यदि राज्य की सरकारें अपने संवैधानिक दायित्व जो हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां जो हैं उनको पूरा करने में असमर्थ हो या लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो बिगड़ जाती है। आपने पढ़ा होगा कि पंजाब के अंदर हमने देखा जब खालिस्तान की मांग उठी तो वहाँ एक प्रकार से जो राइट्स वगैरह जो थे, दंगे वगैरह जो थे या सांप्रदायिक हिंसा जो है वो बढ़ने लगी थी और वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो उनको कंट्रोल करने में असमर्थ थी। यानी कि इससे देखो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि इससे तो देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर इस प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न हो जाए, अपने देश की एकता अखंडता को खतरा महसूस हो या राज्य में स्थिति जो है वो इतनी खतरनाक मोड़ रूप ले ले कि उनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करने में असमर्थ हो या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनाने में असमर्थ हो, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और वो राज्यपाल की लिखित अधिवेशन प्रस्ताव पर, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, तो राज्यपाल के लिखित आदेश पर राष्ट्रपति जो है उस आदेश को संसद से अवगत कराएगा और फिर संसद यानी कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और उस स्टेट को उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर और उसकी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको फिर टेक ओवर कर लेती है पूरी की पूरी वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है, वो सारा का सारा प्रशासन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो अब ये जो लागू जो है वो किस प्रकार होगी, यदि एक बार आर्टिकल 356 को यूज कर लिया है लेकिन ये कहा गया है अपने संविधान के अंदर कि क्योंकि ये भी प्रावधान जो है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद आया कि 2 महीने के अंदर अंदर यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, वो जो लागू किया गया है उसमें 2 महीने के अंदर अंदर सदन की स्वीकृति लेना, संसद की स्वीकृति लेना बहुत जरूरी है। यदि संसद उसको स्वीकृत नहीं करता है तो जो राज्य के मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद को सस्पेंड किया गया है वापस उसको बहाल करके, और लेकिन उसको ऐसा लगे कि भी हाँ स्थिति जो है अभी काबू में नहीं है और संसद उसको स्वीकृति देती है तो वो फिर 1 साल के लिए जो है वो लागू किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उसकी अधिकतम अवधि जो है वो 3 साल है, लेकिन जो इसकी जो अधिकतम अवधि है वो 1 साल की है। अब है आर्टिकल 360। अब इसकी घोषणा के प्रभाव क्या होंगे, वही आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं या साथ के साथ जो अपना संघात्मक ढांचा जो है वो एकात्मक शासन में तब्दील हो जाता है। इसके बाद है आपकी 360 के अंदर क्या आता है, वित्तीय आपातकाल आता है।
और वित्तीय आपातकाल में क्या होता है कि जब देश की जो एक प्रकार से इकोनॉमी जो है, उसकी अर्थव्यवस्था जो है, या एक इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हो जाए अपने देश के अंदर, या धन की कमी हो जाए, तो उस समय अपने देश के अंदर जो वित्तीय शाख है, उस वित्तीय शाख को बचाने के लिए राष्ट्रपति 360 को डिक्लेयर करता है। हालांकि अपने देश में एक बार भी लागू नहीं हुई है, तो इसकी जो घोषणा है वो वही बात है कि 2 महीने के अंदर अंदर उसको संसद की स्वीकृति लेना जरूरी है। और फिर इसकी घोषणा के प्रभाव क्या होंगे, तो वही बात है, आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, या उस वित्तीय शाख को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कोई भी स्टेप जो है वो उठा सकती है, और फिर अपना संघात्मक ढांचा जो है वो संघात्मक ढांचा एकात्मक ढांचे में तब्दील हो जाता है। तो ये थी भी आपकी राष्ट्रपति की सामान्यकालीन और जो उसकी आपातकालीन जो शक्तियां हैं उसके बारे में। अब हमने देखा अपने संसद का जो स्ट्रक्चर है, अपनी संसद का जो ढांचा है, उसमें हमने अपनी संसद के 2 प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ा था, और वो 2 प्रमुख अंग हैं अपनी लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इससे मिलकर के बन गया आपकी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं विधान पालिका। यानी कि जो विधान पालिका है, विधान पालिका, इसमें जनता के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि अपने देश के अंदर पूरे देश के अंदर जनसंख्या को आधार मान करके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको डिवाइड किया गया है, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एक सदस्य जो है वो निर्वाचित होकर के आता है। ये जो विधान पालिका है, विधान पालिका मीन्स जो अपनी संसद है, जो अपनी संसद है। अब जो दूसरा जो है अपना अंग वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका देसी भाषा में इसको बोल देते हैं अपनी सरकार। यानी कि कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भी कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। तो देखो अपनी विधानसभा, ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा के अंदर जो 543 जो मेंबर होते हैं, इलेक्टेड जो मेंबर हैं, इस इलेक्टेड मेंबर में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पार्टिसिपेट करती है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, डीएमके, एआईएडीएमके, सीपीएम, सीपीआई, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, बहुत से राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर। ये राजनीतिक दल जो हैं वो इलेक्शंस के दौरान जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो लेकर के आते हैं, और ये जनता के सामने मतलब वोट की अपील करते हैं, और फिर जनता जो है वो डिसाइड करती है कि भी किस पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिसीज हैं वो अदर पॉलिटिकल पार्टीज से बेटर है, उसको अच्छा लगता है तो उस राजनीतिक दल को वो सपोर्ट करती हैं, और वो राजनीतिक दल सरकार बनाए और अपनी जो पॉलिसीज वगैरह हैं, उसके प्रोग्राम वगैरह जो हैं या उसकी नीतियां और कार्यक्रम हैं वो लागू करे उनको। तो इस चुनाव के बाद कोई भी राजनीतिक दल यदि वो सत्ता प्राप्त चुनाव लड़ता है, और चुनाव लड़ने के बाद वो अपना बहुमत सिद्ध कर लेता है, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत से क्या अभिप्राय है कि आधे से जो अपनी टोटल जो सदस्य संख्या है लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है, उस टोटल सदस्य संख्या का आधे से एक अधिक वो होता है साधारण बहुमत। तो अपनी 543 जो सदस्य हैं, यदि कोई भी राजनीतिक दल 272 सदस्य उस निर्वाचित हो जाते हैं, वो चुने जाते हैं, तो इसके ये जो 272 जो सदस्य होते हैं, इसको अपने भारतीय संविधान इसके अंदर चुनाव के अंदर बोलते हैं मैजिक नंबर, जादुई आंकड़ा।
यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो 272 कैंडिडेट जीत करके आ जाती है या वो अपना बहुमत सिद्ध कर लेती है, तो इन 272 सदस्यों का एक लीडर होगा, और वो लीडर जो है वो जो संसदीय जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है, संसदीय समिति जो होती है, वो डिसाइड करती है कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा जो है वो नेता कौन होगा, लीडर कौन होगा। जैसे आपकी क्लास का जो मॉनिटर आपको लीड करता है, ऐसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये डिसाइड करते हैं विभिन्न जो राजनीतिक दलों के जो कद्दावर या वरिष्ठ जो नेता होते हैं कि भी हमारा लीडर कौन होगा। उस लीडर को राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहां पर ये जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन ये भी है कि हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को 272 सदस्य ना आए उसके पास, यानी कि खंडित जनादेश आ जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े को छू नहीं सकती है या उसने प्राप्त नहीं किया है, तो क्या होगा। तो उस समय क्या होता है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो जिसकी नीतियों और कार्यक्रमों में समानता होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के आती है। यदि वर्तमान भारतीय राजनीति के परिदृश्य में देखें तो कोई जरूरी नहीं कि जिसकी नीतियों में समानता हो, लेकिन राजनीति जो है वो एक अवसरवादिता का खेल बन गई है। उसमें विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज का जो आचरण वर्तमान समय में हम देखते हैं, तो वो एक दूसरे को चुनाव के समय तो गालियां देती, लेकिन कुर्सी के लिए वो एक हो जाते हैं। ये भी देखने को मिलता है वर्तमान परिदृश्य में। लेकिन ऐसा है कि विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज की जो नीतियां और कार्यक्रमों में समानता होती है, वो अपना एक कॉमन प्रोग्राम लेकर के आती हैं और उस कॉमन प्रोग्राम पर सहमति बनती है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पॉलिसीज या कानून का निर्माण करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, नीतियां बनाते हैं। तो जैसे आपने देखा कि 1999 के अंदर बना एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इस नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लीडर थे वो थे अपने देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। इसी प्रकार 2004 में हम देखें तो 2004 में बना यूपीए, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की चेयरपर्सन जो थी वो इंदिरा गांधी थी। इसके जो प्राइम मिनिस्टर बने थे अपने देश के, वो बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत नहीं मिल पाता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अपना साझा कार्यक्रम लेकर के आते हैं और वो एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक गठबंधन सरकार का निर्माण करते हैं। अपने सेंटर में भी देखें, हम स्टेट में भी देखें, तो गठबंधन की सरकारों ने सफलतापूर्वक कार्य किया है। विभिन्न स्टेटों में अब भी गठबंधन की सरकारें चल रही हैं। जैसे हम हरियाणा का उदाहरण लें तो हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी दोनों मिलकर के अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के सरकार बना रही हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने वहाँ साथ आकर के जो है अपने घटक दलों का निर्माण करके और सरकार चला रहे हैं। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि गठबंधन की सरकारों का भी एक प्रकार से वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी सरकार को चला सकते हैं। तो इस प्रकार जो है अपनी कार्यपालिका का निर्माण होता है। सेम प्रोसीजर अपना स्टेट के अंदर भी है। स्टेट में भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती, सेम है अपना संसदीय शासन प्रणाली, सेम। अब देखो, प्रधानमंत्री जब अपॉइंट होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करता है, अपनी मंत्री परिषद का निर्माण करता है। और इस मंत्री परिषद में मैंने आपको बता दिया था, कैबिनेट सदर के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं, ये सभी मंत्री परिषद का हिस्सा है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो ताकतवर जो बॉडी होती है वो होती है कैबिनेट मंत्री। अब प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि मैं अपनी मंत्री परिषद में किन लोगों को शामिल करूं और किसको कौन सा विभाग दूं। अब वो क्या करता है कि अपने विवेक के अकॉर्डिंग, अपनी प्रधानमंत्री की शक्ति आती है मंत्री परिषद के निर्माण में,
प्रधानमंत्री जब चाहे मंत्रिपरिषद को पूरी की पूरी भंग करके नई मंत्रिपरिषद का निर्माण कर सकता है, वो विभागों का ट्रांसफर कर सकता है एक, या किसी मंत्री के कार्य से वो संतुष्ट नहीं है तो उसको त्यागपत्र देने के लिए भी कह सकता है। तो मंत्रिपरिषद के निर्माण में क्या करेगा वो किसी को शिक्षा मंत्री बनाएगा, किसी को विदेश मंत्री बनाएगा, किसी को रक्षा मंत्री बनाएगा, किसी को गृह मंत्री बनाएगा, किसी को संचार मंत्री बनाएगा, किसी को उद्योग और ऊर्जा मंत्री बनाएगा, किसी को रेल मंत्री बनाएगा, वो किसी को जो है आप ये कह सकते हैं मानव संसाधन मंत्रालय देगा। तो इस प्रकार क्या करता है, इस प्रकार वो पूरे के पूरे विभागों का बंटवारा कर देता है। ये जो विभाग होते हैं ना, विभाग होते हैं, इनके नीचे के पूरा का पूरा अपना एक हियरार्की सिस्टम है, एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है। उस पद सोपानिक व्यवस्था में मंत्रियों के जो सेक्रेटरी वगैरह, जो सचिव वगैरह होते हैं, अपर सचिव, सहायक सचिव, मुख्य सचिव, फिर उसके नीचे पूरा का पूरा अपना जो प्रशासनिक जो तंत्र होता है, उस प्रशासनिक तंत्र में जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं उनकी योग्यता का एक प्रकार से टेस्ट वगैरह जो होता है उसके अकॉर्डिंग उनको पद स्थापित किया जाता है, उनको पद दिया जाता है। तो पूरा का पूरा पद सोपानिक होता है। जैसे शिक्षा मंत्री है, जैसे उसका इस प्रकार हम देखते हैं सचिव, इसके नीचे जैसे डायरेक्टर, इसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, फिर जैसे डीओ है, उसके नीचे बीओ है, फिर जैसे प्रिंसिपल और हेडमास्टर, और फिर फोर्थ क्लास। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक जो विभाग जो होता है उस विभाग का एक हियरार्की सिस्टम होता है, एक पद सोपानिक व्यवस्था होती है, और उस पद सोपानिक व्यवस्था में पूरा का पूरा अपना सिस्टम जो है, अपनी सरकार का जो कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शक्तियां, निर्णय वगैरह जो हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग इसके द्वारा बनाए गए कानून, नीतियां, निर्माण वो इनको लागू करती है कार्यपालिका। और तीसरी है अपनी न्यायपालिका। ये न्यायपालिका जो है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष है, ये अपनी संविधान की गार्जियन है, उसकी संरक्षक है, उसकी अभिभावक है। और ये जो न्यायपालिका है, देखो विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, मैंने आपको बताया था कि भी चेक्स एंड बैलेंस, अवरोध और संतुलन जो है वो कायम किया गया है। तीनों अंगों की पावर, फंक्शन और उसका जुरिडिकेशन निर्धारित किया गया है, ताकि कोई भी एक अंग अपने दूसरे अंग के कार्यों में वो एक प्रकार से उसका अतिक्रमण ना कर सके। तो अपनी न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, इसके द्वारा बनाए गए जो कानून हैं उनको लागू कार्यपालिका करती है। इसके द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच वो स्वतंत्र न्यायपालिका करती है कि भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग है या वो गैर संवैधानिक है। यदि उसको ऐसा लगता है कि ये गैर संवैधानिक है तो ऐसे कानून की संवैधानिकता की जांच करके न्यायपालिका उसको डिसमिस कर सकती है, उसको रद्द कर सकती है। तो इसको बोलेंगे अपनी जो सरकार है जिसमें ये तीनों अंग हैं, तीनों पार्ट हैं, उसको कहा गया है चेक्स एंड बैलेंस, यानी अवरोध और संतुलन। अब हम एक एक करके तीनों ये चैप्टर हैं अलग अलग, अपना विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इनका स्वरूप हम देख लिया। अब हम देखेंगे इनकी पावर और इनकी जो शक्तियां और इनका जो अधिकार क्षेत्र है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।